हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। माय नेम इज अंकिता एंड आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और वो टॉपिक ये है कि आरजेएस के सिलेबस में जो अभी अभी हिंदू लॉ ऐड किया गया है, उस हिंदू लॉ में से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें एग्जाम के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो कि विच आर द टॉपिक्स which we must go through before attempting the examination of RJS with respect to हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के दृष्टिकोण से क्या क्या पढ़ना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। सो एक बेसिक ओवरव्यू सबसे पहले तो हम देखते हैं। एक ओवरव्यू समझना जरूरी है जहां पर भी हम किसी एक्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बेसिक ओवरव्यू की बात करूं तो यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि एक्ट नंबर, ठीक है, डेट ऑफ एनैक्टमेंट, डेट ऑफ एनैक्टमेंट, डेट ऑफ एनफोर्समेंट, इस तरीके की कुछ बेसिक चीजें आपके लिए पता करना बहुत जरूरी है। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, सो डेट ऑफ कमेंसमेंट वगैरह ये सब क्या है, आपके लिए प्री के क्वेश्चंस बनाते हैं, इसीलिए ये सब पढ़ना जरूरी है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी है। ठीक है, कि एक्ट का एक्ट नंबर क्या है, उसका डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट से खास करके अक्सर पूछा जाता है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है यहाँ पर, या डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है यहाँ पर, विच इज 18th ऑफ मई 1955। सो दैट इज इंपॉर्टेंट डेट, वो आपको याद रखना है। चारों एक्ट के संदर्भ में याद रखना है। जब हम हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं तो चार एक्ट से हमें चारों एक्ट के इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखने हैं। फिर उसके बाद में डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज जनरली सेक्शन 2 में दी होती है या फिर सेक्शन 3 में दी होती है। सेक्शन 2 में दिए हुए डेफिनेशन क्लॉज है, सेक्शन 3 के अंदर दिए हुए डेफिनेशंस। आपको पूरे हिंदू लॉ में सेक्शन 3 के अंदर डेफिनेशंस मिलेंगे, तो वो डेफिनेशंस पढ़ना बहुत जरूरी है। या सेक्शन 4 में डेफिनेशंस मिलेंगे, वो डेफिनेशन क्लॉजेस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ हिंदू लॉ के या मुस्लिम लॉ के पर्सपेक्टिव से मैं बात नहीं कर रही हूँ। आप किसी भी कोडिफाइड लॉ को उठाएंगे तो वहां पर डेफिनेशन क्लॉज बड़ी जरूरी होती है, खास करके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपसे डेफिनेशंस भी पूछ लिए जाते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर वर्ड का डेफिनेशन कौन से क्लॉज में दिया गया है ना। तो टाइटल नंबर याद रखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ में सेविंग क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर सेविंग क्लॉज दिया हुआ है आपको, तो सेविंग क्लॉज पढ़ना जरूरी है आपके लिए। सेक्शन 4 जैसे कहीं पर दिया हुआ है आपको, जहां बताया है कि कोई भी दूसरा इंटरप्रिटेशन, कोई भी और टेक्स्ट या कोई कस्टम यूसेज जिसे हम इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले उपयोग में ले रहे थे, अब हम उसको उपयोग में नहीं लेंगे, प्रोवाइडेड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर हमारे पास एक्ट है। यानी कि अगर हमारे पास मैरिज की सेरेमनी बताने के लिए लॉ है, तो फिर हम मैरिज की सेरेमनी वेदों से नहीं उठाएंगे, या कोई कस्टमरी सेरेमनी तो हम उसको परसू नहीं करेंगे, है ना। तो ये सब चीजें आपकी लिखी हुई हैं, वो आपको पढ़ना जरूरी है। आर्टिकल क्लॉज सेक्शन नंबर है जो आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए सेक्शन नंबर याद रखें। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन, एज इन हु इज अ हिंदू, हु इज हिंदू, या एज पर दिस एक्ट, हिंदू कौन होगा इस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। यानी कि हमारे हिंदू कोडिफाइड लॉ के लिए कौन व्यक्ति को हम हिंदू मानेंगे या किसके ऊपर हमारा हिंदू कोडिफाइड लॉ एप्लीकेबल होगा, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 ऑफ ऑल ऑफ द एक्ट्स। एक मेरे ख्याल से माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट है जिसके सेक्शन 3 में दिया हुआ है एप्लीकेशन, है ना। लेकिन चारों ही एक्ट्स में एप्लीकेशन का क्लॉज सेम है, एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, सिर्फ सेक्शन नंबर कहीं बदल रहा है एक एक्ट में, बाकी कहीं सेक्शन नंबर भी नहीं बदल रहा, बाकी सब जगह पर आपका सेक्शन नंबर भी सेम दिया हुआ है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पढ़ने के लिए, वो होती है पेनल्टीज, अगर कोई दी हुई है तो। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में पेनल्टीज दी हुई है, अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में पेनल्टीज दी हुई है, तो ये पेनल्टीज जरूरी है पढ़ना आपके लिए। उसके बाद में अगर अपील प्रोविजन है तो अपील का प्रोविजन पढ़ना जरूरी है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है, बाकी सब जगह तो नहीं है, लेकिन हाँ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अपील के प्रोविजन दिए हुए हैं, इसीलिए अपील का प्रोविजन भी पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अपील के प्रोविजन से कितने दिनों में आपको अपील देना है, कितने दिनों के अंदर आप अपील कर सकते हैं, वो सब क्वेश्चंस बनते हैं। सो नंबर ऑफ डेज आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक क्वेश्चन है जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए काफी सूटेड है, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट। और इन जनरल भी कोई भी इन्फोर्स कोई भी इनैक्टमेंट है तो वहां पर अपील अगर है, अपील का प्रोविजन है, तो अपील का क्लॉज हमेशा इंपॉर्टेंट होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की स्पेसिफिकली, कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है। अभी तक तो हमने एक ओवरव्यू डिस्कस किया कि ओवरऑल हमें सारे एक्ट्स में से या कोई भी इनैक्टमेंट पढ़ने में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स है जो तुम्हें पढ़ने हैं। सबसे पहले कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज, जो सेक्शन 5 के अंदर दी गई है।
ठीक है। सेक्शन 5 में कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज दी गई है, इसी के साथ में आपको सेक्शन 7 और सेक्शन 8 भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे सेक्शन 7 में भी सेरेमनी दिया है, कहीं ना कहीं वो भी मैरिज की वैलिडिटी के ऊपर इंपैक्ट डालता ही डालता है ना। तो एक वो चीज आपको पढ़ना है। नेचर ऑफ मैरिज क्या है, ये अनकोडिफाइड लॉ का पार्ट है, ये आपके कोडिफाइड बेयर एक्ट के अंदर कहीं नहीं मेंशन्ड है, लेकिन जजमेंट्स के माध्यम से इसको अपहोल्ड किया गया है, इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके पढ़ने के लिए। फिर आपके शुरू होते हैं मेट्रीमोनियल रेमेडीज, जो यहां से लेकर के यहां तक जाते हैं, है ना, जैसे कि सेक्शन 9, सेक्शन 11 एंड 12, देन सेक्शन 10, देन सेक्शन 13 एंड 13B। सो दीज आर सम प्रोविजंस जो आपके क्या है, जो आपको मेट्रीमोनियल रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब के सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें से सवाल जरूर बनते हैं। अब यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है बेसिकली, तो देखो, एक तो हमें सेक्शन नंबर याद होना चाहिए, है ना, इन चारों बातों का हमें सेक्शन नंबर याद होना चाहिए, इसका भी, इसका भी, इसका भी, क्लियर, कौन कौन से सेक्शंस इन प्रोविजन का कंसर्न है, पहले तो वो याद रखना है हमें। उसके बाद हमें इनके इंपैक्ट क्या होते हैं, कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का इंपैक्ट क्या होगा, नलिटी ऑफ मैरिज का इंपैक्ट क्या होगा, या नलिटी ऑफ मैरिज कब आपको डिग्री मिलेगा नलिटी ऑफ मैरिज का, उस नलिटी ऑफ मैरिज की वजह से बच्चों के ऊपर क्या असर होने वाला है, अगर कोई बच्चे हैं किसी वॉइड या वॉइडेबल मैरिज में, तो उन बच्चों का स्टेटस क्या होने वाला है, पोस्ट द मैरिज इज डिक्लेयर्ड नलिटी, जुडिशियल सेपरेशन के कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या लोग अपनी अलग अलग शादियां कर सकते हैं, क्या उन दोनों का साथ में रहना जरूरी है, क्या उनका अलग रहना जरूरी है, ऑल दोस थिंग्स हमें यहाँ पे बात करना है। फिर उसके बाद में आता है डाइवोर्स, तो डाइवोर्स एक रेगुलर डाइवोर्स है, एक आपका डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है, दोनों के अंदर क्या प्रोविजंस है, कहीं कोई कूलिंग ऑफ पीरियड है, कहीं कोई और मैंडेट है, कितने समय बाद आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या आपको डाइवोर्स की जगह कोई और अल्टरनेट रिलीफ दिया जा सकता है, ये सारी बातें आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो डाइवोर्स से रिलेटेड जितनी बातें सब इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात क्या है, जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स के ग्राउंड्स, है ना, इन डाइवोर्स के ग्राउंड से स्पेसिफिकली बहुत सारे सवाल बनते हैं। डाइवोर्स के ग्राउंड से सवाल बनने के पीछे रीजन ये है कि एक तो बहुत सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग थियोरी के ऊपर बेस्ड है ये सारे के सारे ग्राउंड्स, तो थोड़ा सा रेफरेंस थियोरी का, कि किस थियोरी से आपके ये जो ग्राउंड्स हैं वो बिलोंग करते हैं, क्या फॉल्ट थियोरी से है, क्या ब्रेकडाउन थियोरी से है, सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। उसके साथ में हर एक ग्राउंड में, हर एक ग्राउंड के अंदर क्या टाइम पीरियड है, जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसके बारे में जिसके बारे में आपको कोई खोज खबर ही नहीं है, एकदम से गायब हो गया, एंड देन यू हैव नो इन्फॉर्मेशन, आपने कभी दोबारा उससे आपने उसको दोबारा देखा नहीं, या आपने दोबारा उससे कोई कॉल पे बात नहीं किया है, तो कितना टाइम पीरियड है स्टेट्यूटरी जिसके बाद में हम उसको उसकी डेथ प्रिज्यूम कर सकते हैं, विच इज 7 years, तो वो एक याद रखना है आपको। डिजर्शन के लिए कितना टाइम पीरियड है, 2 years, ये बात आपको याद रखना है ना। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री आने के कितने समय बाद आप डाइवोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, 1 year, ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। अब इन्हीं डाइवोर्स के ग्राउंड्स को अमेंडमेंट के माध्यम से भी ऐड किया गया है, या अमेंडमेंट के माध्यम से इनमें ऑल्टरेशंस किए गए हैं, तो ये एक आपको याद रखना है। सबसेक्शन 2 सेक्शन 13 का जो स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए ग्राउंड्स देता है, वो सारे ग्राउंड्स आपको याद होने चाहिए, अगर उससे रिलेटेड कोई जजमेंट है तो आपको वो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में आते हैं हम अपील के प्रोविजन पे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में अपील का प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर आप किसी मैट्रिमोनियल रिलीफ की डिक्री से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं अपील में, ठीक है, यानी कि आप अपील कर सकते हैं। तो अपील कितने दिनों में की जानी चाहिए, कब की जानी चाहिए, कौन कर सकता है, ऑल दोस थिंग्स आर गिवन, वो एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सूट कहाँ फाइल होगा, कुछ बातें हैं जो प्रोसीजरल हैं कि सूट कहाँ फाइल होगा, कॉन्डोनेशन कहाँ दिया हुआ है, ऐसी कुछ बेसिक मिसलेनियस बातें जो आपको याद रखना है, जो प्रोसीजर से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आपके पनिशमेंट्स, सेक्शन 17-18 पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको ये सेक्शंस पता होने चाहिए, इसमें दिए हुए पनिशमेंट्स पता होने चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ में सेक्शन 24 से लेकर के सेक्शन 26, ये आपको एंसिलरी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, टेम्पररी मेंटेनेंस, एलिमनी या परमानेंट मेंटेनेंस, और उसके साथ में बच्चों के लिए मेंटेनेंस और कस्टडी के प्रोविजन है, तीनों के तीनों, तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पनिशमेंट 17-18 में मार्क कर देती हूँ, है ना, ये आपके लिए जरूरी है, ये आपको पढ़ना जरूरी है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो बहुत ज्यादा जरूरी है हिंदू मैरिज एक्ट में, जिनको आप स्किप कर ही नहीं सकते हो, और इन्हें एकदम ऑब्जेक्टिवली पढ़ लोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, बट पढ़ना जरूरी है, मिस आउट इनमें से किसी भी टॉपिक पर नहीं करना है। देन कमिंग ऑन टू हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, छोटा सा एक्ट है, इन टोटल देयर आर 13 सेक्शंस, है ना, 13 सेक्शंस, ज्यादा सेक्शंस भी नहीं है, तो इसमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे माइनर कौन है, सबसे पहली बात माइनर कौन है और माइनर की आवश्यकता क्या है, पर्पस
पर्पस क्या है गार्जियन का या इस पर्टिकुलर एक्ट का, वो हमें दो बातें पता होना चाहिए, थियोरेटिकल बातें तो जो दोनों हमें पता होनी चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ गार्जियन, डेफिनेशन क्लॉज के अंदर ही आपको गार्जियन का डेफिनेशन दिया हुआ है और बताया हुआ है कि टाइप्स ऑफ गार्जियन क्या है वहां पर। उसके अलावा भी कुछ टाइप्स ऑफ गार्जियन है जो हम पढ़ते हैं जो वहां पर नहीं दिए हुए हैं या उन्हीं गार्जियन के ऑल्टरनेट नाम है। जैसे कि एक तो है नेचुरल गार्जियन, दूसरा है आपका गार्जियन अपॉइंटेड बाय द मदर और द फादर। ये गार्जियन को हम क्या कहते हैं, बाय गार्जियन अपॉइंटेड बाय द मदर और द फादर ऑफ द माइनर थ्रू अ विल, सच अ गार्जियन इज कॉल्ड अ टेस्टामेंट्री गार्जियन। अब आपको बैराक के अंदर जब आप देखोगे तो डेफिनेशन क्लॉज में आपको लाइन क्या दिखेगी, सिर्फ लिखी हुई कि गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। ये आपको नहीं लिखा हुआ दिखेगा वहां पर कि इसी को हम टेस्टामेंट्री गार्जियन बोल रहे हैं, जबकि आप सेक्शन 9 पे जाओगे तो फिर आपको टेस्टामेंट्री गार्जियन लिखा हुआ दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से बाकी के जो डेफिनेशन क्लॉज में दो और गार्जियन दिए हुए, डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट और गार्जियन अपॉइंटेड अंडर द कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स एक्ट, ये सब गार्जियंस को क्या कहते हैं, इनके कोई ऑल्टरनेट नाम है क्या, किसी और प्रकार के गार्जियन कोई और दिए हुए आपको एक्ट के अंदर, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये सब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के अंदर आपको राइट्स एंड पावर्स ऑफ गार्जियन दिए हुए कि गार्जियन के पावर क्या होंगे, वो बहुत स्पेसिफिक है, उससे बहुत बार प्री का क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये बड़ा की पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद में हु कैन बी अ गार्जियन, गार्जियन बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। सेक्शन 10 को बहुत ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर। इसके अलावा बाकी जो सेक्शंस हैं आपके वो भी बहुत बेसिक सेक्शंस है, दैट दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बट मेजरली क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 10 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक्सेप्शन काइंड ऑफ ले डाउन करता है आपको, ठीक है। फिर आपको हु कैन अपॉइंट अ गार्जियन, गार्जियन को अपॉइंट कौन कर सकता है, ठीक है, किसके द्वारा गार्जियन अपॉइंट किया जा सकता है। अगेन दिस प्रोविजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक प्रोविजन और है कस्टडी का। अब दो बातें होती हैं, गार्जियनशिप और कस्टडी। तो गार्जियनशिप अलग होता है, कस्टडी अलग होता है ना। कस्टडी के रिगार्डिंग भी आपके प्रोविजन में बात करी गई है सेक्शन 5 के अंदर। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू मस्ट रिमेंबर। देयर इज एन एज, स्पेसिफिक एज गिवन कि इतना एज तक के बच्चे का कस्टडी जो है वो माँ के पास होगा या फादर के पास होगा, तो प्रेफरेंशियल कस्टोडियन बताया हुआ है एक्ट के अंदर सेक्शन 5 के माध्यम से। सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। और बस यही चीजें हैं जो आपको याद रखना है। अब आते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पे। जब हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर कंडीशंस ऑफ अडॉप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, हु कैन टेक इन अडॉप्शन, हु कैन गिव इन अडॉप्शन, हु कैन बी अडॉप्टेड, अदर कंडीशन एंड पनिशमेंट्स। ये कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो पनिशमेंट पढ़ना है। पनिशमेंट किस चीज के लिए दिया हुआ है कि अगर आपने अडॉप्शन के बदले में कोई पेमेंट लिया है, कोई पैसा लिया है, तो उसके लिए अडॉप्शन क्या आपको पनिशमेंट दिया जाएगा वो बताया हुआ है। फिर बाकी कंडीशंस क्या होगी, जैसे 21 साल का अंतर होना चाहिए पेरेंट के और बच्चे की उम्र के अंदर। अब कौन सा पेरेंट कौन सा बच्चा, क्या सिचुएशन है पूरी, वो सब आपको सेक्शन 11 के अंदर दी गई है। सो सेक्शन 11 हु कैन बी अडॉप्टेड, सेक्शन 10 जैसे 15 साल से ऊपर के बच्चे को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, सेक्शन 10 में बताया गया है। दीज आर समथिंग जिसमें से प्री के सवाल बनते हैं। फिर यहाँ पर है आपका सेक्शन 9 और यहाँ है आपका सेक्शन 7 एंड 8, ठीक है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दिस अडॉप्शन में ही एक आपका सेक्शन 14 भी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 14 भी पढ़ना है, ठीक है। सेक्शन 14 आपको बेसिकली बताता है कि हु विल बी द अडॉप्टिव पेरेंट डिटरमाइन करने के लिए आपको प्रोविजन देता है सेक्शन 14। सो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। फिर आते हैं मेंटेनेंस पे। तो मेंटेनेंस में बस दो बातें, कौन एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस का और किन कंडीशंस में एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। कब मेंटेनेंस के लिए वो एंटाइटल्ड नहीं रहेगा। दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब आते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट पे। वैसे ये एक्ट जहां पर आप बात करते हैं हम अनकोडिफाइड लॉ की भी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है और बहुत गंभीर एक्ट है, बहुत मुश्किल एक्ट है। लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम में स्पेसिफिकली आपको बेयर एक्ट के बारे में दिया या सिर्फ स्पेसिफिकली हिंदू सक्सेशन एक्ट कहा गया है, तो यहाँ पर हमें काफी लिमिट होकर के पढ़ना है। बट फिर भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको समझे बिना हम आगे जा ही नहीं सकते, जिनको समझे बिना हम एक्ट को नहीं समझ सकते। इसीलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसे सर्वाइवरशिप का कॉन्सेप्ट, सक्सेशन का कॉन्सेप्ट, कोपार्शनरी जॉइंट हिंदू फैमिली और कर्ता का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमें समझने, इन कॉन्सेप्ट में से सवाल पूछे जा सकते हैं बिकॉज इन कॉन्सेप्ट को पढ़कर ही आप इन आगे के कॉन्सेप्ट पे जा सकते हो, ठीक है। उसी के साथ में है आपका एक्ट के अंदर सेक्शन 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास कुछ जनरल रूल्स दिए हुए हैं सक्सेशन के विद रिस्पेक्ट टू अ मेल एंड विद रिस्पेक्ट टू अ फीमेल सेपरेटली। तो एक महिला की अगर मृत्यु होती है बिना विल बनाए तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से आगे बढ़ेगी वो अलग तरीके से होगा।
पुरुष की प्रॉपर्टी किस तरीके से इनहेरिट होगी वो अपने आप में एक अलग तरीका है जो आपको बताया गया है सेक्शन 8-9 के माध्यम से, ठीक है। फिर आते हैं हम क्लास ऑफ एयर। क्लासेस ऑफ एयर क्या है? क्लास 1 एयर है, क्लास 2 एयर है, एग्नेट्स हैं, कॉग्नेट्स हैं। ये कौन लोग हैं? वाइफ, महिला का हस्बैंड है, महिला के इन लॉज हैं, महिला के खुद के पेरेंट्स हैं, महिला के हस्बैंड के एयर्स हैं। एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर। तो ये पढ़ना है और ऑर्डर ऑफ सक्सेशन पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब कुछ बेयर एक्ट में से। और एक फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एयर्स, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एयर्स जो है ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से प्री के बहुत सारे सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। सेक्शन 25 से 28 तक जो है आपका डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस है एंड दे हैव पोटेंशियल क्वेश्चंस फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस। सो ओवरऑल यही बातें हैं जो आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा आपको कोई और बुक पढ़ने जा रहे हैं कि हम पूनम प्रधान पढ़ेंगे या हम बैठ करके अग्रवाल पढ़ेंगे, नहीं, आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बेयर एक्ट रीडिंग करना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिक हमें यहाँ पर समझना है। सो विद दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, conceptual clarity and with the clarity of the provisions given in the Bear Act and क्या पढ़ना है क्या एलिमिनेट करना है, हमारा काम हो जाएगा। इसी के साथ में ना केसेस बहुत जरूरी है। यहाँ पे केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर केसेस हमको पढ़ लेना है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कुछ केसेस हैं जो बहुत जरूरी है, फिर आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर कुछ केसेस है जो बहुत जरूरी है। बस दैट्स इट। गार्जियनशिप में एक आधा केस है जो आपको थोड़ा सा पढ़ना है और एक आधा केस अडॉप्शन में है। सो ओवरऑल आपको कुछ केसेस है जो आपको ध्यान देना है इनमें, ठीक है। विद दिस कंप्लीट हिंदू लॉ विल बी डन विद। एंड इसके अलावा आपको और कुछ रेफर या पढ़ने करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसी के साथ में एक अच्छी खबर आप सभी के लिए कि जुडिशरी गोल्ड आपके लिए लेकर के आ रहा है रैपिड रिवीजन, जो कि स्टार्ट होने वाला है 17 मार्च से। 17 मार्च से रात को 9 बजे से आपका रैपिड रिवीजन चालू होगा, जहां पर सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदू लॉ से ही। सो मैं ही पढ़ाऊंगी आप लोग को, हिंदू लॉ में पढ़ाने के लिए आऊंगी। 17 मार्च को हम इसे शुरू करेंगे एंड हम पूरा हिंदू लॉ वहां पर कवर करने वाले हैं। इसी के साथ में हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, है ना। सो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एंड आने वाले सारे एक्ट्स जो है इन सभी का रैपिड रिवीजन होगा starting on 17th March with the subject of Hindu law, ठीक है। So stay tuned to our channel and bell icon press कर लीजिए so that आपको शेड्यूल का appropriate idea मिलते रहे टाइम से। Bye guys, make your day great।